तो गाइस ये है वो अकेडमी डी डांस जोन, ये इनका मोबाइल नंबर है। ये है अकेडमी अंदर से। अब आपको मैं अंदर ले जाऊंगा। अचीवमेंट और उनके स्टूडेंट के अचीवमेंट देख सकते हो आप। ट्रॉफी नहीं काफ़ी सारी जो उनके स्टूडेंट्स की हैं। और ये जिस शो में सर गए हैं उनके स्टूडेंट गए हैं, आप देख सकते हो ग्रुप है इनका। शो में सर जा चुके हैं अपने स्टूडेंट को लेके। इतना डांस ये खड़े हो सर, इनसे आपको मिलवाने वाला हूँ। तो ये इनकी ओवरऑल अकेडमी। आप कब से डांस सीख रहे हो, कब से सिखाएंगे हो? मैं एक्चुअली जो डांस सिखा रहा हूँ, पहले मैं मतलब फैक्ट्री थी हमारी अपनी, और वो फैक्ट्री जो है किसी कारण से बेकार हो गई, बंद हो गई, और फिर मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला। तो मैंने भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने स्कूल वैन चलाई। फिर स्कूल वैन में नहीं मिला इतना, 3,000 रुपये मिलते थे। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन का मैंने एक इंटरव्यू सुना, और उसमें अमिताभ बच्चन भी आप जानते हैं कि बहुत ही कर्जे में चले गए थे वो, और बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अमिताभ बच्चन ने ये कहा था कि आप जो है अपने टैलेंट से ही उभर सकते हैं। अब मेरे अंदर एक टैलेंट था, वो तो फैक्ट्री जो है हमारी बर्बाद हो गई थी। और दूसरा टैलेंट मेरे में बचपन से ही ये डांस जो है पल रहा था कहीं ना कहीं। मैं इसको स्पेस दे रहा था, चाहे मैं कुछ भी करूँ, पढ़ाई करूँ या फैक्ट्री में काम करूँ, लेकिन मैं अपने डांस को स्पेस देता था। चाहे मैं शाम को दूं, चाहे मैं दोपहर में लंच टाइम में दूं। और आखिरकार मैंने अपना टाइम निकालना शुरू कर दिया, और उसके बाद में लंच टाइम मिलता था मुझे 1 घंटा मेरी ही फैक्ट्री में। मेरे पापा अपनी फैक्ट्री में काम भी करते थे? हाँ, अपनी फैक्ट्री में मैं काम करता था। हम 3 भाई हैं तो हम संभालते थे, और उसमें हमको 1 घंटा लंच का मिलता था। तो मैं पापा से नज़र चुरा के और डांस सिखाने जाता था। तो फ्री सिखाता था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे और सिखाने लगा। पापा ने कहा काफ़ी कि ये क्या कर रहा है, मतलब बहुत सारे ताने दिए। जैसे कि आप जानते हैं कि डांसर को हर किसी को मिलता है कि नचनिया बनेगा या ऐसा काम करेगा तो कौन पूछेगा तुझे। लेकिन मैं उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ता रहा। बहुत से लोगों ने कमेंट भी की कि आप ये क्या करते हो, नचनिया औरत, बहुत सारे डीमोटिवेट करने के लिए। जब कोई इंसान में जब टैलेंट उभर रहा होता है तो डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए, साइड में रखते हुए अपने टैलेंट की तरफ बढ़ते रहो। जैसे मेरे को आज समझ में आता है कि मुझे लोग डिमोटिवेट करते थे, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मुझे डिमोटिवेट करते हैं। मैं सिर्फ इग्नोर करता था, कह दिया छोड़ो, कह दिया छोड़ो, कह दिया कोई बात। आपका फोकस अब क्लियर था कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, कोई मुझे सिर्फ डांस करना था। और अपने पापा का देखिए, आप अगर अपने पापा का कहना नहीं मानेंगे, मम्मी का कहना नहीं मानेंगे, तो आप किसी भी टैलेंट में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू कर रहे हो। आप उनसे आर्ग्यू मत करो, आप उनकी भी हेल्प करो। और मैंने भी वही करा। फैक्ट्री में मैं करीबन 10 से 12 घंटे काम करता था, और उसमें 1 घंटे मेरे को लंच मिलता था। तो मैं लंच में उस चीज़ को यूटिलाइज करता था, और लंच में भागते भागते कर लेता था थोड़ा सा। तो नहीं भी करता था तो मैं शाम को कर लेता था। डांस मतलब मेरे लिए फर्स्ट था,
मेरे लिए डांस फर्स्ट था। और मेरे पेरेंट्स की जो बातें थी कि भाई तुझे डांस को एक तरफ रखना है और डांस तुझे करना ही नहीं है, तुझे हमें नचनिया नहीं बनाना। लेकिन नहीं, मैं अपने टैलेंट को बचपन से ही बढ़ाता रहा हूँ, बढ़ाता रहा और बढ़ाता रहूँगा। और आज और एक सर, आज एक कमाल के कॉल के ऑफर हैं। और सर आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया इस भजन मुझे जो इस मार्केट में टाइम हुआ है वो करीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं, 14 भी हो गए हैं। लेकिन मैं बहुत पहले से डांस, बहुत पहले से, मैं बचपन के 12 साल की उम्र से मैं डांस सिखाता हूँ। जब ये जो पुश्ते वाला रोड है, इस पे साइकिल रोड बनी थी, अगर याद हो तो। साइकिल रोड पे मैं भी बच्चा था और अपनी गली के बच्चों को लेके और बस सड़क पे ही सिखाना शुरू कर देता था। फिर उसके बाद हमने 20-20 रुपए इकट्ठे करके एक रूम रेंट पे लिया 10 दिन के लिए। हमने न्यू ईयर की तैयारी करी। तो इसी तरह लोगों ने मेरे को कहा कि भाई क्लास खोलो, दीपक सर, मुझे मास्टर कहते हैं एक्चुअली, मास्टर क्लास खोल ले यार, तू भी मतलब तू क्लास खोल ले। मुझे पता था, और आप कभी भी क्लास खोलो, डांस क्लास खोलो, अपने दोस्तों के कहने से कभी मत खोलना कि तू खोल ले, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। भैया कोई भी सपोर्ट नहीं करता। आप अगर डांस क्लास खोलते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट खोलते हैं और आपका फ्रेंड अगर आपको कहता है कि हम तुझे सपोर्ट करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका दोस्त 1 होगा, 4 होंगे, 10 होंगे, लेकिन 10 से जो है ना आप उसका फ्यूचर नहीं बना सकते। तो दोस्तों ये सर ने कमाल की बात बताई कि आप कभी भी अपने दोस्तों के कहने पे कोई काम ना करें, क्यों अगर वो बोलते हैं आपको सपोर्ट करेंगे तो शायद ही वो कुछ टाइम तक के लिए सपोर्ट कर पाएं, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। तो कुछ भी करो तो अपने दम पे करो, ये बात इनसे सर से सीखने को मिलती है। सर एक क्वेश्चन और, कि कोई बंदा अगर आता है डांस की लाइन में सीखना चाहता है, तो जैसे कि इसमें बहुत सारे फॉर्म हैं, बहुत ही सारे फॉर्म है डांस में, एक फॉर्म नहीं है। तो अगर कोई बैटल के लिए सीखना चाहते तो उसे कौन सा फॉर्म सीखना चाहिए? अगर कोई टीवी लेवल के लिए जाना चाहते तो उसे कौन सा फॉर्म सीखना चाहिए? और कोई नॉर्मली गली कूचों में नॉर्मल जैसे होता है डीजे पार्टी में, तो उसे कौन सा फॉर्म सीखना चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, डांस जो होता है ना, वो डांस अपने आप में एक अलग चीज़ होती है कि हम जो भी करते हैं, हम 10 लोग हैं तो 10 लोग हम अलग अलग फॉर्म निकलती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज निकलती है ना। किसी में कंटेम्प्रेरी बॉडी लैंग्वेज होती है, किसी में पॉपिंग होती है, किसी में कुछ होती है। पॉपिंग वाले ज़्यादातर बैटल में जाते हैं, लेकिन बैटल का भी मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप बैटल में कितना भी चले जाओ, आपको बैटल से लास्ट में आप दूसरे को यही सलाह दोगे कि बैटल में मत जाना। मैं तो खैर बैटल में जाता नहीं हूँ, मैं बच्चों को भी यही सलाह देता हूँ कि बैटल में मत जाओ। आप कहोगे पॉपेंटी को गया है, फुरकान गया है, ये गया, ये है क्या? इनके पास टाइम है, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, ये जा सकते हैं। इन्होंने अपना इंस्टाग्राम, अपना ये सब स्ट्रॉन्ग किया है ना किसी तरह से, पैसा लगा के, टाइम वेस्ट करके, बाहर जाके। तो इस तरह अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, कुछ साल अपना बैटल में जाके आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आप यही कहोगे कि नहीं, बैटल में नहीं जाना चाहिए। मैं भी यही कहूँगा, सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो, लेकिन मेरी सलाह से बैटल में हम जैसे छोटे डांसर्स को मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने पे मेहनत करनी चाहिए। डांसर जो है ना, वो अब आप टेरेंस लुइस को देख लो, एशिया में गिनी चुनी में आती है, वो टॉप 10 में आती है टेरेंस लुइस को, वो बैटल में जाते हैं क्या? ठीक है, आप उसको देख लो, किंग यूनाइटेड्स को देख लो, वो बैटल में जाते हैं क्या? आप बिग डांस सेंटर को देख लो, वो बैटल में जाते हैं? या आप बंजारा गर्ल्स को देख लो, ये वो कोई बैटल में नहीं जाते। ये सब मतलब पहले अपनी टीआरपी खुद बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में उनका नंबर आ जाता है, और उसके साथ टैलेंट और पैसा दोनों चीजें होती हैं। तो सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप डांस सीखते हो तो अगर इसको करियर बनाना चाहते हो तो पैसा होना बहुत जरूरी है। आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भाई आप इसको करियर ना बनाएं। तो सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने कभी ऐसी चोट खाई है? आपकी भी कोई ड्रीम्स थे इस तरह की जो शायद टूटे हों या नहीं कर पाए हो? आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं जो है मतलब मैंने चोट बाद में खाई, मैंने पहले बहुत सारे लोग देखे, और मैं उस चोट को इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाया। मेरे को लगा, मैंने हंस के कह दिया कि अरे इन्होंने विश्वास क्यों किया था, तो मैंने नॉर्मली ले लिया। लेकिन मैंने एक बार जो है मतलब हंसराज कॉलेज में मैंने ऑडिशन दिया था ऑनलाइन, और फिर उसके बाद नंबर आया तो हमारा ग्रुप गया था उसमें, और उसमें सोलो भी गया था। धर्मेश सर आए थे उसमें, ठीक है। तो धर्मेश सर आए तो वहाँ से फिर उन्होंने काफ़ी तारीफ करी हमारी, और उसके बाद में बच्चे को जो है एक कार्ड मिला, और कार्ड जो है
किसी बाहर एक बंदे ने दिया था, तो उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया कम से कम 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा झटका लगा था हमको। वो बंदे फ्रॉड थे गुड़गांव के, और गुड़गांव में उनका ऑफिस था। हम काफ़ी चक्कर लगाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा जो झटका लगा है मुझे इंडिया गॉट टैलेंट में, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसको कैरियर बनाने में, मतलब मैं हिचकिचा क्यों रहा हूँ आपको बताने में, क्योंकि मैं किसी को गलत सलाह नहीं दूंगा। मैं इंडिया गॉट टैलेंट में गया था, मैं उस टाइम मेरे पास लाखों रुपए था, बैलेंस भी, बैंक बैलेंस भी काफ़ी था, यानी कि मिट्टी की गुल्लक में मेरे 70-80 हज़ार रुपये पड़े रहते थे। ठीक है, तो मैंने उस टाइम, मेरे को पास हुआ मैं, और मैंने उसमें दिन रात मेहनत की। सुबह 4 बजे से 2 बजे तक रहना आपका वजीराबाद के रेत में, एक्सरसाइज करनी, पहले रनिंग करनी, एक्सरसाइज करनी, डांस बनाना, चंक बनाने, फिर उसके बाद 3 बजे आए, और 2 बजे आए, 3 बजे फिर जाना होता था, पूरा चंक को जोड़ने, सही जगह फ्रेम पे जाना। हाँ भाई, इस तरह वहाँ पे हमारा सेटअप वगैरह सब लगा हुआ था। हमने इस चीज़ में 6-7 महीने लगाए। ठीक है, 2 महीने तो मैंने खींच दिए जॉब करते करते, मैं सीधा जॉब पे जाता था, फिर जॉब से आने के बाद तुरंत प्रैक्टिस पे। इसी तरह मैंने करता रहा। तो मेरे को जो है ना, मेरे गुरुजी ने कहा कि या तो तू जॉब कर ले या कुछ कर ले। मैंने जॉब भी छोड़ दी, तो वहाँ से मेरा बैंक बैलेंस लेस होने लगा, क्योंकि किराया था 12,000 रुपये, फिर उसके बाद घर का खर्चा भी 12,000 रुपये था, फिर उसके बाद जेब खर्ची भी होती थी। ठीक है, तो इस तरह का मैंने लॉस उठाया, अपनी जॉब छोड़ी। 25,000 रुपये की जॉब थी, आप लगा सकते हैं 6 महीने में कितना होता है, 1.5 लाख रुपये होता है। ठीक है, 1.5 लाख रुपया वो छोड़ा, फिर अपना स्कूल जो मेरा सीजन था, जो समर वेकेशंस का, वो छोड़ा, सब कुछ, मतलब मैंने बिल्कुल निल कर दिया। अपनी क्लास का किराया मैं बैठ के दे रहा था, और बस अपने इंडिया गॉट टैलेंट की फॉर्मेशंस बनाने में जो टाइम मेरा बीतता था वो मैंने दिया। और उसके बाद में मेरे को जब बिल्कुल लॉस हो गया, मैंने कुछ नहीं, हमको एक लालच था कि हम इंडिया गॉट टैलेंट में जा रहे हैं। इंडिया गॉट टैलेंट में फाइनली हम पहुंचे मुंबई में 10-15 दिन हमने प्रैक्टिस की। पुनीत सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें, पुनीत पाठक और तुषार कालिया सर से, और बाकी भी वहाँ पे हार्दिक वगैरह थे। तो वहाँ से हम आए, और उसके बाद में हमारा कितना 5 या 6 सेकंड दिखाया गया था। ठीक है, हमने 6 महीने में कितना लाख रुपए का नुकसान करके, 8-10 लाख रुपए का नुकसान, और मैं ही नहीं था, 29 लड़के और भी थे उसमें, जो बेचारे 800 रुपये डांस करके कमाते थे, जो शादी में डांस करते थे, जो कहीं पे वैसे स्टेज शोज करते थे, बेचारे गरीब, जिनको आज करा, जब उनके पापा को देंगे तब उन्हें रोटी मिलेगी, तब वो खाएंगे। ऐसे 29 लोग थे जो गरीब थे, बिल्कुल मेरे जैसे ही। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए हिचकिचा रहा हूँ आपको इसको करियर बनाने में, क्योंकि मेरे को लाखों का नुकसान हुआ था। उसके बाद से मैं आज तक नहीं उभर पाया हूँ। लखपति क्या होता है मुझे नहीं पता, अब पहले पता था जब मैं था, लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया है। और मैं स्टैंड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जो है ना, ये सब बातें, ताने, सब कुछ सुना है मैंने। मैं दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहता हूँ कि डांस में मतलब कुछ तो कर सकता है बंदा। मैं उस आस में हूँ जो एक होती है ना, कि मैंने इतनी मेहनत करी है, कुछ तो मिलेगा मेरे को, तो बस उसी आस में हूँ मैं। और जब नहीं मिला ना, तो आज मेरी आप वीडियो इंटरव्यू भी देख रहे हैं, मेरी क्लास की देख रहे हैं, मैं एक वीडियो ऐसी जरूर बनाऊंगा, एक क्या हजारों वीडियो ऐसी जरूर बनाऊंगा कि सबसे ये कहूँगा कि डांसर मत बनो, डांस को सिर्फ शौकिया तौर पर करो। मैं उस लालच में हूँ। ठीक है, 10 साल बाद में बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, फिर उसके बाद में इंसान मतलब नहीं कर पाता कुछ भी। तो इतना नुकसान झेलने के बाद में मैं ही नहीं, 29 लड़के मेरे साथ और थे, मैंने हजारों को ऐसे ही देखा है बर्बाद होते हुए। ठीक है, आप लॉकडाउन में देख सकते हैं, लॉकडाउन में डांसर्स की सबसे ज़्यादा मट्टी पलीत हुई है। तो ऐसे झटके हम नहीं झेल सकते। ऐसे वो बड़े जो पैसे वाले हैं, फिर पैसे की बात आती है, जो पैसे वाले हैं वही कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप इसको बिजनेस बनाओगे या आप इसको रोजगार बनाते हो, तो आप फिर सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। और सेल्फ डिपेंड होने के बाद अगर तुम्हें ऐसा झटका लगता है, जैसे मुझे लगे हैं, मैंने आपको 1 या 2 ही बताए हैं, मुझे शुरू से ही ऐसे झटके लगते रहे हैं। तो डांसर बनने से पहले अपनी पीठ मजबूत कर ले, जेब मजबूत कर ले, और अपने पेरेंट्स को मजबूत कर ले, और खुद मजबूत हो जाए, तभी आप इसको कैरियर बनाने की कोशिश करें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था। जो थर्ड पार्टी होती है, बहुत से होते हैं जो इन शोज से अलग होते हैं। जो थर्ड पार्टी होती है, कोई कॉन्टैक्ट होते हैं किसी के, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम मुझे इतने पैसे दो, मेरे कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं तुझे डायरेक्ट ऑडिशन में खड़ा करूँगा, तुझे मेन ऑडिशन पे लाऊंगा। तो बहुत से थर्ड पार्टी मिल जाते हैं, बहुत से कॉन्टैक्ट करवाने वाले होते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, जितनी भी उनकी डिमांड हो।
तो उन पे क्या हमें बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो अगर हम करते भी हैं तो वो हमारे लिए सही है या नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे पहले बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर कोई शो बनता है पैसे वाला, तो वो ईमानदारी से कहते हैं कि 300 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, कुछ कुछ फ्री में भी होते हैं। आप वीडियो ऑडिशन दो, हाँ, हम रिजल्ट तब बताएंगे जब आप फीस जमा कर दोगे। किसी का 150 होता है, किसी का 300 होता है, ठीक है। उसके बाद 1000 लेते हैं, तो कुल मिला के 1300 हो गए। तो ये तो हो गई नेशनल लेवल के जो होते हैं जो शोज, ठीक है। वो खुद खुद डायरेक्ट ही आप हर किसी से डील करो। टीवी शोज की बात आती है जो पैसे लेके करते हैं, उनका भी ऐसे ही होता है, ऑडिशन दो, फ्री में ऑडिशन, ज़्यादातर फ्री में होते हैं। अगर आप ऑडिशन में पास हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी भाई टीआरपी बनानी है, उनको भी अपना शो चलाना है। अब उसमें तुम टेढ़े मेढ़े डांसर ले आओगे, ऐसे शोज होते हैं जो लाखों रुपये कमा के, कई लाख रुपया कमा के आपको कैसा भी दिखा देंगे, कोई फायदा नहीं होता उसका। और बहुत ही ज़्यादा छोटे चैनल होते हैं वो एक तो उसमें नुकसान होता है, ठीक है। थोड़े से बड़े चैनल हो गए, जी हो गया, अब जी में जी ईटीसी आ गया है, छोटा चैनल नहीं है, सब जगह चलता है। आप ऑन करो तो नंबर उसका आता है, सेटअप बॉक्स पे आता है वो, और कई चैनलों पे आता है। तो वो क्या करते हैं, वो भी ऑडिशन लेते हैं। 300 रुपये दो जी, ऑडिशन के रिजल्ट तब बताएंगे हम आपको। पास हो जाते हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए 10,000, 11,000 किसी का। और जो अगर 50,000 पे आ जाता है, उस शो में तो आप कभी जाओगे मत। जो 1,00,000, 50,000, नहीं, कभी भी मत जाओ। क्योंकि मैं गया हुआ हूँ, मेरे को जी तेलुगु चैनल है, उसमें 50,000 का पैकेज मुझको मिला था, जो मेरे लिए थे। जो जी तेलुगु चैनल है उस पर मैं गया था, तो मुझे सबसे पहले फ़ोन आया था कि आप इस शो में आ सकते हो। जी बिल्कुल आ सकते हैं, आपकी टिकट करा दें, ठीक है। आपको 50,000 का पैकेज दिया जाता है। 50,000 में से आप जितने खर्च कर दोगे वो आपके, और जितने बचेंगे वो आपके। तो उन्होंने 50,000 का पैकेज दिया हमको। हम यहाँ से तेलंगाना गए, हमने शो किया, बचे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये मुझको मिल गए थे वो। तो मिलते भी है पैसे, ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपके टैलेंट में दम है तो। लेकिन ऐसा मुझको एक बार हुआ था, और मुझे करते हुए आप जानते हैं धीरे धीरे 20 साल हो जाएंगे इस लाइन में मुझे। तो किसी पे विश्वास ना करें। कोई तुमसे पैसे कहीं 50,000 में आगे पहुंचा दूंगा, अरे वो टैलेंट क्यों नहीं देखता तुम्हारा। और शो वाले से बात करो ना डायरेक्ट, जो शो वाला है उससे बात करो। उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका पोस्टर होता है, लीगल होता है वो। फिर उसकी यूट्यूब पे देखो, फिर उसका इंस्टाग्राम पे देखो कि वो बंदा लीगल है या इलीगल है। तो ये चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए। और जो तुमसे पैसे मांगता है प्लीज़ मत देना, किसी को मत देना। सीधी डायरेक्ट टीवी शो से बातचीत है तुम्हारी, तो उसको दे सकते हो तुम। वो छोटे चैनल मांगते हैं, क्योंकि उनको देखो, उनको स्पॉन्सर नहीं मिलते, उनको ऐड नहीं मिलती। जो छोटे चैनल वाले होते हैं उनको कोई स्पॉन्सर नहीं करता ज़्यादा, और करते भी है तो बहुत लिमिटेड होता है वो। फिर इनके पास कॉपीराइट मिलना मुश्किल हो जाता है। टी सीरीज का आपके गाने अलग अलग होते हैं, तो इनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। इनको कोई स्पॉन्सर नहीं करता, इनके पास ऐड नहीं आती, ठीक है। पहला रीजन ये होता है पैसे लेने का। तो उनका राइट बनता है पैसे लेना, कोई वो चोरी नहीं कर रहे, आपको लूट नहीं रहे। बड़े चैनल जो होते हैं वो ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिससे टीआरपी आए। टीआरपी आएगी तो ऐड चलेगी, ऐड चलेगी तो उनको पैसा मिलेगा। उनको 1 सेकंड में करोड़ों रुपया आता है अर्निंग, ठीक है। एक ऐड से करोड़ों रुपये अर्निंग आती है उनको। तो वो तो ऐसा बंदा देखते हैं कि जिससे ऐड आए, ऐड से पैसा आए। और जो बेचारे छोटे चैनल होते हैं वो ये देखते हैं कि यार किसी तरह हमारा बजट पूरा हो जाए, हम इसको 10 लाख रुपए में बना के निपटा दें। लेकिन जो बड़े चैनल होते हैं वो 10 लाख तो आप पे बहुत जल्दी खर्च कर देंगे। उनके तो बुकिंग ही होटलों की, ट्यूलिप वगैरह ये सब होती है, जिनकी बुकिंग ही एक दिन की 6,000 रुपये होती है। 1,500 रुपये खाना होता है, उसमें मैं रुका हूँ। तो छोटे चैनल्स को आप समझिए, छोटे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आपसे लेंगे 11,000, 15,000, 16,000। अगर आप 20, 25, 30 की बात करते हैं तो उस चैनल में मत जाइए, उसका फिर हिसाब बेकार होगा। तो सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो लगभग उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। बड़े चैनल की बात रही तो बड़े चैनल वालों को चाहिए होती है अपनी टीआरपी चाहिए होती है, उनके पास पैसा होता है, उन्हें चाहिए होती है टीआरपी, वो टीआरपी वाला बंदा ढूंढते हैं। और छोटे चैनल का राइट बनता है क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर नहीं होते, जैसा कि सर ने बताया, तो वो ले सकते हैं अराउंड, वो भी 15,000 तक। अगर कोई इससे ऊपर मांगता है तो उस पर आप भरोसा ना करें, वो फ्रॉड कर सकता है, वो आपके पैसे लेके भी भाग सकता है जो आपने बहुत ही मेहनत से जोड़े हों, कैसे भी जोड़े हों। तो अगर कोई ज्यादा पैसे मांगता है तो उस पर विश्वास ना करें। तो मैं आपको एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा लास्ट में, कि आप जाना चाहते हैं इंडिया गॉट टैलेंट में और आप जाना चाहते हैं डांस दीवाने में,
तो देखिए डांस दीवाने में या इंडिया गॉट टैलेंट में, आप इंडिया गॉट टैलेंट का ही बताता हूँ मैं आपको। इंडिया गॉट टैलेंट जो है अमेरिका गॉट टैलेंट से कॉपीराइट लेता है, ठीक है। या फिर अमेरिका गॉट टैलेंट हो गया और ब्रिटेन गॉट टैलेंट हो गया, इनसे कॉपीराइट लेता है वो। फिर इनके कंटेंट को आप कॉपी करो पहले से ही पहले और उसको रेडी रखो। आप इस साल नहीं अगले साल 100% पास हो जाओगे। आप जो है ना अमेरिका गॉट टैलेंट को या किसी को वर्ड ऑफ डांस को इनको कॉपी करो, ठीक है। ग्रुप हो या सोलो हो या डुइट हो, या आप सालसा करते हो या फिर आप कंटेम्प्रेरी करते हो, क्योंकि उन्हीं जैसी पर्सनैलिटी, उन्हीं जैसा डांस, उन्हीं जैसा ग्रुप, उन्हीं जैसा डुइट, वो सब एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। जो अमेरिका गॉट टैलेंट में दिखाया वही इंडिया गॉट टैलेंट है हमारा। इंडिया गॉट टैलेंट एक तरह से अमेरिका गॉट टैलेंट को इंडिया में ले आए हैं, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही चलता है जैसा अमेरिका गॉट टैलेंट में। तो आपको अगर वीडियो उठानी है कॉपी करो, आप कितनी भी मेहनत कर लो अपनी तरफ से, आप पास नहीं हो सकते इंडिया गॉट टैलेंट, डांस दीवाने, किसी में भी। आप पास होंगे जब तक कॉपी नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि इनको कॉपीराइट लेना पड़ता है एक एक चीज का, ठीक है। और इनको कॉपीराइट मिलता है बाहर से और बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा पल्ले बांधे रखना अगर इंडिया गॉट टैलेंट में जाना है। और अगर आपको क्या नाम है DID, ये डांस प्लस या कोई भी किसी भी शो में जाना है, तो आप बड़े शोज को कॉपी कीजिए, तब आप जा सकते हैं। फॉरनर्स जो करते हैं वो, और सबसे जो लेटेस्ट चीज़ है आपकी वो इंस्टाग्राम है आजकल, उस पर देखो आप लेटेस्ट क्या चल रहा है, आप वो करो और फिर आप जा सकते हैं। आई होप यू गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने देखा यार, मैंने जो मेरे दिमाग में थे क्वेश्चन डांसर्स को लेके, जो मेरे पर्सनल फ्रेंड थे, जो मुझे डांसर से क्वेश्चन आते थे, वो मैंने पूछे। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है, जो इस समय आप लोग देख रहे हो, जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो डांस से रिलेटेड, जिनका आंसर इसका वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा और यही सर होंगे बताने वाले, इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो। नीचे इंस्टाग्राम दे रखा है मेरा भी और सर का भी, जाओ जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर। और सर का यूट्यूब चैनल भी है, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, जो जाओ जाके सर का यूट्यूब चैनल फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। और कोई भी क्वेश्चन होता है यार नीचे बेझिझक पूछ लो, इसका सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का जरूर। तो बस और आपको जिस भी तरह का डांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कि मुझे मतलब सीखने में प्रॉब्लम है या करने में प्रॉब्लम है या मुझे करियर, मतलब हम कुछ नहीं बता पाए हो, तो आप अगली वीडियो में उसका जवाब हम जरूर देंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी प्रॉब्लम, तो हम उसका जवाब अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू।